ईसाई और जो ऊंची जातियों के गरीब हैं उनके भी वो लोग हितैषी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मुट्ठी भर लोगों को पैसे वाला बनाने का काम कर रहे हो और तमाम गरीबों को लेबर क्लास बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम सरकारों के फैसले देखते हैं, वो फैसले जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि सरकारें आज भी हमें इंसान नहीं मानती। अगर सरकारें हमें इंसान मानती तो हमारे बारे में सोचती। अब सोचा क्या है, अभी बजट आया सेंटर का और स्टेट का दोनों का। क्या महंगाई कम हुई? गैस के सिलेंडर के दाम कम हुए? बिजली के दाम कम हुए? खाद्य पदार्थों के दाम कम हुए? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? क्या एजुकेशन का बजट बढ़ा या घटा? बताओ। एजुकेशन का बजट घटा दिया। हेल्थ का बजट बढ़ाया घटाया? हेल्थ का बजट घटा। अब एजुकेशन को समझो। मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा परसों कि जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा बता। आपने एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया। जो छात्रवृत्ति मिलती थी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, वो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। जो जीरो फीस पे एडमिशन हो जाते थे, वो आपने जीरो फीस के एडमिशन बंद कर दिए। जब गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा पाएगा? क्या कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, 200-400 रुपए कमाने वाला आदमी क्या एरोप्लेन में चलने का ख्वाब देख सकता है? क्या 200-400 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी इस देश में अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन और खुशहाली की जिंदगी जी सकता है? आप वो मेहनत करने वाले लोगों के हाल देखो। मनरेगा में जो लोग काम करते हैं, कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? 230 रुपए के लगभग मिलता है। 10 ऊपर या नीचे। आप बताओ 250 रुपए में घर चलता है क्या? अभी मैं रास्ते में रुका था, वो कोई गांव था। गांव के लोगों ने एक टेंट की व्यवस्था करके मुझे रोक लिया। बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। अगर पुरुष होते तो मैं हाथ जोड़ के चला आता, नौजवान होते तो आदेश दे के चलाता। महिलाओं को, बहनों को देख के रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि बताइए, आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आप रोजगार क्या है आपके यहाँ? तो उन्होंने मुझसे बताया कि हम पे जमीनें तो है नहीं, हम तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और कहीं हमें 150 रुपए मिलते हैं, कहीं 200 रुपए मिलते हैं, कहीं 180 रुपए मिलते हैं। आप ये बताओ 180-200 रुपए में घर चलता है क्या? इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया। हेल्थ का बजट कम होगा तो क्या होगा? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं है। फिर ईसीजी की मशीन नहीं होगी, एक्सरे मशीन नहीं होगी, और कोई अच्छी मशीन नहीं होगी, दवाइयां नहीं होंगी, सीटी स्कैन नहीं होंगे, और तो और टेस्ट बाहर से लिखे जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि गरीब को अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, और अच्छा इलाज न मिलने के कारण उसकी जान चली जाएगी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कल ही मांग उठाई, और आप बताना मेरी मांग गलत है या सही है। मैंने कल ही मांग उठाई, गौर से सुनो, कि चाहे सुरक्षा प्राप्त अभिनेता हो या नेता हो, नेता एडी से लेकर चोटी का हो, या फिर कोई अधिकारी हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, या कोई और सरकारी कर्मचारी हो जो सरकारी तनख्वाह लेता है, या कोई व्यापारी हो, उनके बच्चों का और उनका जरूरत पड़ने पे इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इससे फायदा क्या होगा आपको पता है? आपको जब अमीरों का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, जो पॉलिसी बनाते हैं उनका इलाज अस्पताल में होगा, उनके बच्चों का इलाज होगा, जो पॉलिसी को लागू कराते हैं अधिकारी उनके बच्चों का इलाज होगा, उनका इलाज होगा, तो फिर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं पहुंचेंगी और गरीबों को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा, उनकी जिंदगी का भी ख्याल रखा जाएगा, उनकी जान भी नहीं जाएगी, उनको भी जो है जीवन जीने का मौका मिलेगा। ऐसे ही मैंने मांग उठाई परसों, जब एजुकेशन के बजट पे अनुदान और मांगों पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने ये कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, या
किसी और विभाग का मंत्री हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, या सरकारी सेवा का कोई अधिकारी हो, कोई व्यापारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब उससे होगा क्या? जब एक ही कुर्सी पे एक ही कमरे में यहाँ आईएएस अधिकारी का बेटा बैठेगा या आईपीएस अधिकारी का बेटा बैठेगा, वहीं बराबर में किसान का बेटा बैठेगा, वहीं मजदूर तबके का बेटा बैठेगा, वहीं मंत्री जी का बेटा बैठेगा, बताओ अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ। तो ये मुझे तो महसूस होता है, सरकारों को क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि उनको इसलिए महसूस नहीं होता, उनको लगता है गरीब अगर पढ़ लिया और गरीब अगर हष्ट-पुष्ट हो गया तो कल अपने अधिकार मांगेगा, आपके अनुसार इधर उधर नहीं जाएगा, अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पर लेके जाने के लिए संघर्ष करेगा, और जो अधिकार हमने इनके छीन रखे हैं वो अधिकार हमसे छीन के ले लेगा। ये आपसे डरते हैं, ये आपसे डरते घबराते हैं, लेकिन इसलिए नहीं डरते घबराते कि आप मुट्ठी भर लोग पैसे वाले बनते रहे और नेताओं की नेतागिरी चलती रहे, इसलिए व्यवस्था ऐसी की गई है कि ना कहीं गरीब की सुनवाई होती है, ना ही सरकार की कोई योजना गरीब के पक्ष में होती है। हमने तय किया है, मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से नगीना के लोगों का, और जितने अंबेडकर नगर के लोग, और अंबेडकर नगर का मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। आपने मुझे जो नोट दिया है वो सूद समेत अधिकारों के तौर पे आने वाले समय में आपको वापस करूंगा, मेरी बात को आप याद रखें। जिसने 1 रुपए की मदद की है उसको पॉलिसी बना के उसके 50 लाख रुपए की मदद उसके परिवारों की करवाने का काम करूंगा। ये चंद्रशेखर आजाद आपका नेता नहीं है, ये आपका भाई, आपका बेटा है, आपके बीच का है। अंबेडकर नगर के मेरे लोगों भूला नहीं हूँ, भूला नहीं। जो लाठी आपके ऊपर पड़ी थी, मेरे आज भी याद है, जब आपने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया था और आपकी मेरी बहनों के सरों पे और कमर पे जो लाठियां पड़ी थी, भूला नहीं, बिल्कुल नहीं भूला। आज भी वो जख्म मेरे दिल में है, आज भी वो जख्म में अपनी पीठ पे महसूस करता हूँ। मेरे आज भी याद है जब मेरे कई साथियों को पकड़ के अंबेडकर नगर की जेल में बंद कर दिया गया था और मैं उनसे मिलने के लिए आया था, तो सारे अधिकारी अड़ के खड़े हो गए थे कि मिलने नहीं देंगे। मैं भूला नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं भूला हूं। बस समय की बात है और समय बदलते देर नहीं लगेगी। अगर आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद अपने महापुरुषों की बात पे पहरा दे रहा है, अगर आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया, वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपकी बात मजबूत होगी और आपके हिसाब से काम होगा, गरीबों के लिए योजना बनेगी और गरीबों को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। इस देश की आजादी के 75 साल बाद यहाँ पहुंचे हम कि आज भी मूछे रखने पे हत्या होती है नहीं होती है, मटकी छूने पे हत्या होती है, और तो और घोड़ी पे बैठने पे आज भी अपमानित किया जाता है। अब तो हमारे नौजवान संघर्ष करने लगे हैं, मेहनत करने लगे हैं। मैं उनकी आंखों में चमक देखता हूं और मैं समझता हूं कि नगीना के रिजल्ट के बाद उनके मन में ये बात चल रही है कि हमें अपने अपने विधानसभाओं में भी रिजल्ट इस बार देना है। चल रही है बताओ, तो तुम पे भी मौका आन पड़ा है। बताओ मेरी बात को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? बताओ। ऐसे मुट्ठी बंद करो जो लोग मदद करेंगे। अब मेरी बात पे गौर करो, मुट्ठी नीचे करके। मेरा एक घर बिजनौर है और एक घर मेरा वहां जहां मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आपके हर घर में मेरा घर है। मेरी बात को आप याद रखें। और जब तक उन घरों में खुशहाली नहीं आ जाती, उनको सम्मान का जीवन नहीं मिल जाता, तब तक चंद्रशेखर आजाद कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बात को आप याद रखें। देखो मेरी बात पे गौर करो, ये लोकतंत्र है। जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। और वोट यहाँ कमजोर वर्गों के लोगों पे है क्योंकि उनकी संख्या 85% से ज्यादा है। अगर वो लोग अपने वोट को इकट्ठा कर लें
और अपने वोट का सही प्रयोग कर ले तो वो दिन दूर नहीं है कि उनका राजकाज आ जाएगा। नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया, नगीना के लोगों ने मेरी बात पे पहरा दे दिया। नगीना के लोगों को क्या मिला? आज डीएम उनकी सुनता है, आज एसएसपी उनकी सुनता है, आज सीओ उनकी सुनता है, थानेदार उनके सुनते हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग उनकी सुनवाई करते हैं। और तो और हर साल 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए। उनके साथ साथ नगीना के लोगों को उनकी सेवा करने वाला चंद्रशेखर आजाद भी मिला। अगर आप भी मेरी बात को मान लो और देखो, आपको मौका 27 में नहीं मिल रहा है, आपको तो मौका अगले 2.5 महीने के अंदर मिल रहा है। ये कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है।